हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से एसजी क्लासेस में। जैसा कि आप सबने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हम 2022 गेट आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के लिए तैयारी कर रहे थे, तो उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए अब आज हम आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के लिए सिलेबस डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम गेट 2021 में जो पेपर था उसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले गेट का सिलेबस जो आर्किटेक्चरल प्लानिंग के लिए है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 में आर्किटेक्चरल प्लानिंग डिज़ाइन, जिसमें आपका सर्कुलेशन है, स्पेस है, बिल्डिंग बायलॉज हैं, कोड एंड स्टैंडर्ड्स हैं, उसको कवर किया गया है। सेकंड सेक्शन है जिसमें कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में कवर किया गया है। इसमें आपका मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे CPM, PERT, एस्टिमेशन एंड स्पेसिफिकेशन, इन सब चीज़ों को कवर किया गया। थर्ड है इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड डिज़ाइन। देन उसके बाद अर्बन डिज़ाइन, लैंडस्केप एंड कंजर्वेशन। इसमें आपका हिस्ट्री एंड मॉडर्न एग्जांपल्स ऑफ अर्बन डिज़ाइंस हैं, एलिमेंट है, FAR, डेंसिटीज़, बिल्डिंग बाय लॉज, इन सब चीज़ों को कवर किया गया। उसके बाद प्लानिंग प्रोसेस है, हाउसिंग है, सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब बेसिक आर्किटेक्चर पार्ट 1 के अंडर कवर किए गए हैं। उसके बाद आता है पार्ट बी। पार्ट बी में आपका एडवांस आर्किटेक्चर कवर किया गया है, जिसमें हिस्ट्री एंड कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर एक चैप्टर है। नेक्स्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रक्चरल सिस्टम, और थर्ड है बिल्डिंग सर्विसेज एंड सस्टेनेबिलिटी। उसके बाद पार्ट बी है जो प्लानिंग से रिलेटेड है। तो प्लानिंग में आपका रीजनल एंड सेटलमेंट प्लानिंग आएगा, प्लानिंग टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट, एंड उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लानिंग। इन सब के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप इसको डिटेल में डाउनलोड भी कर सकते हैं कि इन चैप्टर्स के अंदर आपका कौन कौन सा सबसेक्शन भी कवर होता है। तो आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे गो थ्रू कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट्स गेट 2022 आर्किटेक्चरल प्लानिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसके लिए मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि एक बार वो सारे टॉपिक्स को और सब टॉपिक्स को अच्छे से देख ले और उसको प्लान करे कि उसको वो किस टॉपिक में अच्छा है और किस टॉपिक को उसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी प्लानिंग और मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं गेट 2021 का जो क्वेश्चन पेपर था। अभी आज हम कवर करेंगे जनरल एप्टीट्यूड, जिसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि उसमें 10 क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन 1 to 5 है वो 1 मार्क का होता है, और क्वेश्चन 6 to 10 है वो 2 मार्क्स के होते हैं। सेम नेगेटिव मार्किंग रहता है कि आपका 1 मार्क में अगर आप नेगेटिव आंसर गलत देते हो तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, और 6 to 10 में अगर आप रॉन्ग आंसर करते हो तो उसमें 2/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो आइए हम देखते हैं अब क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन कैसे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चन है। तो जैसे कि आपने क्वेश्चन देख रहे हो कि इसमें 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, एंड एग्जामिनर ने पूछा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ग्रामेटिकली करेक्ट। बहुत सारे कैंडिडेट्स को क्वेश्चन कई बार समझने में दिक्कत होती है, या गलत तरीके से वो क्वेश्चन को जज करके और उसका आंसर गलत कर देते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद ही आप उस चीज़ को सोल्व करें कि उसको क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो हम पहले सेंटेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले है अरुण एंड अर्पणा आर हेयर। सेकंड है अरुण एंड अर्पणा इज़ हेयर। तो जैसा कि आपने पहले 2 सेंटेंस में ही देख रहे हो कि सिर्फ प्रोवर्ब चेंज है। अरुण एंड अर्पणा आर हेयर, अरुण एंड अर्पणा इज़ हेयर। देन थर्ड है अरुण's फैमिलीज इज़ हेयर, अरुण's फैमिली इज़ हेयर। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अभी सबसे पहले आपको एक चीज़ नोट करनी है कि
पहले 2 सेंटेंस में सिर्फ़ और सिर्फ एक वर्ड चेंज करने से ही पूरे सेंटेंस का मतलब चेंज हो जाता है। तो जैसे कि अरुण एंड अर्पणा, देर आर 2 पीपल्स। तो 2 बंदे जब भी होते हैं तो आर का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसका मतलब दूसरे वाला गलत है। दूसरा गलत हुआ तो इसका मतलब आप एलिमिनेशन मेथड से ये आंसर गलत कर सकते हैं एंड ये वाला भी। तो जब भी एलिमिनेशन मेथड होता है तो आप ऑप्शंस में से डिडक्ट करते रहिए, काटते रहिए उसके साथ साथ, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। उसके बाद हम थर्ड सेंटेंस पे आते हैं। अरुण्स फैमिलीज इज़ हेयर। अरुण्स फैमिली इज़ हेयर। फैमिली अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है, तो उसमें फैमिलीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अरुण्स फैमिली इज़ हेयर, इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। तो सी गलत होने से आपका थर्ड भी, डी भी कट गया। तो अभी फर्स्ट एंड फोर्थ इज़ करेक्ट, तो आपका बी ऑप्शंस बिल्कुल ठीक है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक फिगर दी हुई है, उसको एक्स एंड वाई एक्सिस पे रखा हुआ है एंड एग्जामिनर ने पूछा है द मिरर इमेज ऑफ द अबव टेक्स्ट अबाउट द एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले आपको इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किस डायरेक्शन में होती है। तो हमेशा हॉरिजॉन्टली जो लाइन होती है वो एक्स एक्सिस को कंसीडर किया जाता है और वर्टिकली जो लाइन होती है उसको वाई एक्सिस कंसीडर किया जाता है। और 3D के केस में ये जेड डायरेक्शन हो जाती है। तो यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस के लिए पूछा गया है। तो एक्स एक्सिस में आपका ये डायरेक्शन कंसीडर की है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको एक्स एक्सिस में इसका मिरर क्रिएट करना है। और यहाँ पे अगर आपको टाइम सेव करना है तो सबसे पहले आप इसको एलिमिनेशन मेथड से ही कंसीडर करना। तो सबसे पहले फर्स्ट फिगर को आप मिरर करेंगे, तो मिरर करने में पी ऐसे दिखेगा। अभी टाइम सेव करना है तो आप देखिए सबसे पहले पी ये वाला नहीं है तो ये कट गया। देन बी की तरह दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, तो ये भी आपका कट जाएगा आंसर। देन फोर्थ में फिर से दिख रहा है। तो अभी हम आगे मूव करेंगे। तो यहाँ से आपके दो ऑप्शंस कट गए हैं। तो अभी आपके पास 50% ठीक आंसर अवेलेबल है। एच सेम, देन वाई दोनों में सेम, एल दोनों में सेम, ए दोनों में सेम, एक्स आई मिरर में सेम दिखेगा। अभी बात आती है एस की। तो एस अगर हम मिरर करेंगे तो ऐसे दिखेगा। अभी आप देखिए कि इस टाइप का एस आपको किस फिगर में दिख रहा है। ये वाला एस और ये एस मैच करते हैं, तो इसका मतलब ये भी गलत है और आंसर आपका बी हो जाएगा। तो यहाँ से आप मिरर करके आप टाइम सेव करना है आपको, तो आप एक ही फिगर से 2 आंसर काट सकते हैं, देन मूव कर सकते हैं आगे। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। 2 identical cube shaped dice, each with face numbered 1 to 6 are rolled simultaneously. The probability that an even number is rolled out on each dice is। यहाँ पर आपको 2 डाइस दिए हुए हैं और जिनका नंबरिंग 1 to 6 है और उन दोनों को फेंका गया है। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इवन नंबर दोनों पे शो होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक
फॉर्मूला ये होता है कि सबसे पहले पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पे 2 डाइसेस फेंके गए हैं और उसमें आपको बताना है कि इवन नंबर क्या हो। सबसे पहले इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल बाय जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए। तो अभी डाइस में नंबर 1 2 3 4 5 6, तो अभी 2 से डिवाइड होने वाले नंबर को हम सिलेक्ट करेंगे 2 4 एंड 6। तो अभी तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फर्स्ट में 3 आउटकम्स हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। एक डाइस में इवन नंबर 3 है और टोटल नंबर कितने हैं? 6। ऐसे ही सेम डाइस में 3 एंड 6, दोनों डाइस को साथ में फेंका गया है, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे, उससे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकलेगा। तो 3 3 जा 9 बाय 36, 9 1 जा 9 4। तो प्रोबेबिलिटी है 1/4। तो आंसर इज डी। इस तरीके से आप ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 सिंबल दिए गए हैं, आर 2 ऑपरेशंस ऑन नंबर पी एंड क्यू सच डेट। आपको फिर एक इक्वेशन दी है और फिर आपको एक वैल्यूज़ दी है कि आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये देखिए P सबसे पहले P डॉट Q इज इक्वल टू P माइनस Q, और दूसरी इक्वेशन है P Q इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय Q। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। आज हम जिस तरीके से सोल्व करेंगे वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोनों इक्वल कब होंगे? दोनों इक्वल तब होंगे या तो Q की वैल्यू 0 हो, P डॉट Q इज इक्वल टू P माइनस Q, और ऐसा हर केस में तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप जो आपको सिंबल यहाँ पे दिया है आप वही सिंबल कंसीडर करके चलिए कि आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो इससे आपको इजी रहेगा और आपका जल्दी से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो अभी हम मेन वैल्यू वाली इक्वेशन लेते हैं। 9 डॉट को हम कंसीडर कर रहे हैं माइनस, प्लस को कंसीडर कर रहे हैं मल्टीप्लाई, और ये कहाँ से कंसीडर किया हमने? क्वेश्चन से। तो 9 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 7, ये एक इक्वेशन हो गई, माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 5, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो अभी 9 माइनस 7 6 42 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 5 1, तो माइनस 33 माइनस 7, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो माइनस 40। माइनस 40 हमारा आंसर आएगा डी। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि आपका किस तरीके से सॉल्व करना है, आपको कैलकुलेशंस में भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि माइनस बाहर है और बहुत सारे कैंडिडेट्स ये गलती कर देते हैं कि बाहर माइनस होता है तो अंदर वालों को जब ब्रैकेट से बाहर आते हैं तो उसका सिंबल चेंज नहीं करते। तो -7 माइनस
होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Four persons P, Q, R and S are to be seated in a row. R should not be seated at the second position from the left end of the row. The number of distinct seating arrangement possible is। तो यहाँ पे 4 पर्सनस P, Q, R एंड S बताए गए हैं और R जो है वो लेफ़्ट साइड से सेकंड पोजीशन पे नहीं बैठता है। तो हमें ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। तो पहले हम 4 पोजीशंस बना लेते हैं। 1 2 3, ये 4 पोजीशंस हो गई। अभी उन्होंने बोला है कि R शुड नॉट बी सीटेड एट द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द लेफ़्ट। तो ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है। यहाँ से सेकंड पोजीशन पे R नहीं बैठ सकता। तो यहाँ पे या तो P बैठेगा या Q बैठेगा या S बैठेगा। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हो गए इस सीट पे? 3। अगर P, Q, S में से यहाँ एक बैठ जाता है तो बाकी कितने बचे? 3। तो बाकी 3 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हैं। जब 2 बंदे यहाँ बैठ गए तो फिर 2 बाकी सीट पे कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? इस पे थर्ड सीट पे 2 बैठ सकते हैं। देन लास्ट है एक ही, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 3। इन सबको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ पॉसिबल सिटिंग अरेंजमेंट्स बताना है हमें। 3 3 is 9 इंटू में 2 इज इक्वल टू 18। तो आपका आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ऑन ए प्लेनर फील्ड यू ट्रेवल्ड 3 यूनिट्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट O। नेक्स्ट यू ट्रेवल्ड 4 यूनिट्स साउथ टू अराइव एट पॉइंट P। देन यू ट्रेवल्ड P from P in the northeast direction such that you can arrive at a point that is 6 units east of the point O. Next you travel in the northwest direction so that you arrive at point Q that is 8 units north of the point P. The distance of point Q to point O. तो यहाँ पे डायरेक्शनल क्वेश्चन आप सोल्व करना है आपको। जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का क्वेश्चन देंगे तो वहाँ पे डायरेक्शनल क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे गलती करते हैं डायरेक्शंस को समझने में। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं और मैं आपको बहुत इजी और आसान सरल भाषा में बताऊँगा उसको कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन को समझने के लिए आपको देखना है कि हमारे पास 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जब भी आप कोई भी डायरेक्शनल क्वेश्चन सोल्व करें तो कोशिश कीजिए कि नॉर्थ आप ऊपर रखें, तो आपका ईस्ट राइट साइड आ जाएगा, वेस्ट साइड हमेशा वेस्ट रहेगा और डाउनवर्ड साउथ रहेगा। और आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जो हमारा सन का डायरेक्शन है वो राइज़ होता है ईस्ट में और यहाँ से वेस्ट में सनसेट होता है। इससे आपको सोल्व करने में बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि जैसे जैसे डायरेक्शनल आपको एग्जामिनर ने दी है तो हम उसी तरीके से सोल्व करेंगे। तो चलिए हम मान के चलते हैं ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ईस्ट एंड वेस्ट। तो आप अभी पॉइंट ओ पे हो। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन ए प्लेनर फील्ड यू ट्रेवल 3 यूनिट्स ईस्ट फ्रॉम द पॉइंट ओ। पॉइंट ओ से 3 यूनिट्स आप ईस्ट की तरफ गए। नेक्स्ट यू ट्रेवल 4 यूनिट्स साउथ टू अराइव एट पॉइंट पी। आप 4 यूनिट
साउथ की तरफ मूव किए और आप पी पॉइंट पे पहुंच गए. देन यू ट्रेवल्ड फ्रॉम पॉइंट पी इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन such that you arrive at a point that is 6 units from the point O. पॉइंट O से 6 यूनिट्स पे एक पॉइंट है और P को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शन हो गई. तो पॉइंट P से जब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप मूव करोगे तो वो यहाँ पर पहुँच गया. तो 6 यूनिट्स में से 3 इस पॉइंट तक है, तो ये भी 3 हो जाएगा. टोटल 6 पॉइंट बोला है ना हमें कि डेट इज 6 यूनिट ईस्ट ऑफ पॉइंट ओ. पॉइंट ओ से ईस्ट में 6 यूनिट्स है, बिल्कुल ठीक है. अभी नेक्स्ट यू ट्रेवल्ड इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो वेस्ट की तरफ, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. तो अभी हमें ऐसे मूव करना है. ऐसे मूव करने में एग्जामिनर ने क्या बोला, सो डेट यू अराइव एट पॉइंट क्यू डेट इज़ 8 यूनिट नॉर्थ ऑफ पॉइंट पी. तो पॉइंट पी का नॉर्थ ऊपर ही है, करेक्ट, और वो 8 यूनिट्स है. तो मतलब हम इसी पॉइंट को आगे कंटिन्यू करेंगे और ये क्यू पॉइंट है. तो अभी आप पी से क्यू 8 है, जिसमें से 4 यूनिट्स है, तो ये 4 हो जाएगा. टोटल 8 यूनिट हो गया. तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q टू पॉइंट O. तो अभी आपको ये डिस्टेंस पता करना है, ये कितना है. तो सभी ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा. परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर. ठीक है, तो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है. तो हाइपोटेन्यूज निकालना है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. परपेंडिकुलर हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस बेस 3 है, तो 3 का स्क्वायर. 16 प्लस 9 25. तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25. अब 25 किसका स्क्वायर है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर. स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो हाइपोटेन्यूज आपका कितना आ गया, 5 यूनिट्स. तो आंसर है सी. तो चलिए अभी नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पे. ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. द ऑथर सेड म्यूजिशियंस रिहर्स बिफोर देयर कंसर्ट. जो म्यूजिशियंस हैं वो अपने कंसर्ट से पहले अपनी रिहर्सल करते हैं. एक्टर्स रिहर्स देयर रोल्स बिफोर द ओपनिंग ऑफ न्यू प्ले. कोई भी नया प्ले करने से पहले एक्टर्स उसकी रिहर्स करते हैं. ऑन द अदर हैंड आई फाइंड इट स्ट्रेंज डेट मैनी पब्लिक स्पीकर्स थिंक दे कैन जस्ट वॉक ऑन द स्टेज एंड स्टार्ट स्पीकिंग. यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग हमने देखे हैं पब्लिक स्पीकर्स जो जस्ट स्टेज पे जाते हैं और बोलना स्टार्ट कर देते हैं. इन माई ओपिनियन इट इज़ नो लेस इम्पोर्टेंट फॉर पब्लिक स्पीकर्स टू रिहर्स देयर टॉक्स. तो बेस्ड ऑन द अबव पैसेज विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज ट्रू. हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चंस में हम कई बार ये नहीं समझ पाते कि कौन सा ठीक है. कई बार 2 ऑप्शंस ऐसे बहुत क्लोज कट टू कट होते हैं कि उनमें आंसर का एग्जैक्ट पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो चलिए सॉल्व करते हैं. पहले अभी हम आंसर्स को देखेंगे कि किसमें क्या बोला गया. द ऑथर इज ऑफ ओपिनियन डेट रिहर्सिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर म्यूजिशियंस, एक्टर्स एंड पब्लिक स्पीकर्स. तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हुआ है, वो सबसे पहले आपको चेक करना है. रिहर्सिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर म्यूजिशियंस. म्यूजिशियंस रिहर्स बिफोर देयर कंसर्ट, इसका मतलब उनके लिए ज़रूरी है. तो ये वाली बात तो ठीक है इतनी.
एक्टर्स के लिए कहीं बोला गया है, एक्टर्स रिहर्स देयर रोल्स बिफोर द ओपनिंग ऑफ द न्यू प्ले, तो एक्टर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एंड पब्लिक स्पीकर्स, इन माई ओपिनियन देर इज़ नो लेस इम्पोर्टेंट फॉर पब्लिक स्पीकर्स टू रिहर्स देयर टॉक्स, तो ऑथर के हिसाब से क्या है, पब्लिक स्पीकर्स को भी रिहर्स करना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी बट इससे ये क्लियर नहीं हो जाता कि बाकी ऑप्शंस गलत हैं, तो एक बार बाकी ऑप्शंस को भी हमें देखना ज़रूरी है। हाँ, इस वाले ऑप्शन में सारी चीज़ें ठीक हैं। द ऑथर इज़ ऑफ द ओपिनियन डेट रिहर्सिंग इज़ लेस इम्पोर्टेंट फॉर द पब्लिक स्पीकर देन द म्यूजिशियन एंड एक्टर्स। इसमें बी ऑप्शंस में ये बोल रहे हैं कि ऑथर को ऐसा लग रहा है कि पब्लिक स्पीकिंग के लिए रिहर्स करना कम इम्पोर्टेंट है म्यूजिशियंस और एक्टर्स के कंपैरिजन में। ऐसा तो पैसेज में कहीं नहीं दिया गया, तो इसका मतलब ये गलत है। द ऑथर इज़ ऑफ द ओपिनियन डेट रिहर्सिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट ओनली फॉर द म्यूजिशियंस देन पब्लिक स्पीकर्स, ऐसा भी नहीं दिया गया। द ऑथर इज़ ऑफ द ओपिनियन डेट रिहर्सल इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर एक्टर्स एंड म्यूजिशियंस, ऐसा भी कुछ नहीं दिया है, तो इसका मतलब आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, ए वाला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। अमंग द ऑप्शंस गिवन बिलो द स्टेटमेंट दैट लॉजिकली फ्लो फ्रॉम फॉलोज फ्रॉम द टू स्टेटमेंट्स 1 and 2 अबव इज़। तो सबसे पहले आपको दो स्टेटमेंट्स अभी पढ़ना है। सम फुटबॉल प्लेयर्स प्ले क्रिकेट, पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि कुछ फुटबॉल प्लेयर्स हैं वो क्रिकेट भी खेलते हैं, और सेकंड स्टेटमेंट है ऑल क्रिकेट प्लेयर्स प्ले हॉकी, सभी क्रिकेट खेलने वाले लोग हॉकी खेलते हैं। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देना है कि वेन डायग्राम ज़रूर बनाएं। वेन डायग्राम क्या होता है वो मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इजी हो जाता है और आपको पता रहता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सम फुटबॉल प्लेयर्स प्ले क्रिकेट, ये वेन डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ये क्रिकेट खेलने वाले लोगों का एक बंच है, ठीक है। अभी हम सम फुटबॉल प्लेयर्स प्ले क्रिकेट, तो एक बंच क्रिकेट का है, एक बंच फुटबॉल का है। तो यहाँ पे ऑथर बोल रहा है कि कुछ फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी क्रिकेट भी खेलते हैं। अभी थर्ड जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें बोल रहे हैं ऑल क्रिकेट प्लेयर्स प्ले हॉकी, तो जितने क्रिकेट प्लेयर हैं वो हॉकी भी खेलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे इस रेंज के अंदर जो जो कवर हो रहा है वो हॉकी भी खेलना जानते हैं। तो अभी हम स्टेटमेंट्स को देखेंगे, ऑप्शंस को। नो फुटबॉल प्लेयर्स प्ले हॉकी, फुटबॉल खेलने वाले हॉकी नहीं खेलते हैं, बट क्रिकेट खेलने वाले तो सब हॉकी खेलते हैं। तो इसका मतलब जो इसके इस रेंज में आएंगे, जो लोग इस रेंज में आएंगे वो तो फुटबॉल खेलते हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। सम फुटबॉल प्लेयर्स प्ले हॉकी, कुछ फुटबॉल प्लेयर्स हॉकी खेलते हैं, हो सकता है, ये हो सकता है। इसके बाद हम बाकी ऑप्शंस को देखेंगे। ऑल फुटबॉल प्लेयर्स प्ले हॉकी, क्या सभी फुटबॉल प्लेयर्स हॉकी खेलते हैं? जो यहाँ पे लोग हैं इस एरिया में वो तो हॉकी नहीं खेलते हैं, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। ऑल हॉकी प्लेयर्स प्ले फुटबॉल, तो जो यहाँ पे हॉकी खेलने वाले हैं वो तो फुटबॉल नहीं खेलते, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो आपका आंसर बी करेक्ट हो गया। वेन डायग्राम से यही फ़ायदा है कि आपको विजुअली पता चलता है कि आपका एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाता है। तो किसी भी चीज़ इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप वेन डायग्राम ज़रूर एग्ज़ाम में प्रेफर करें। क्वेश्चन 9, यहाँ पर आपको एक फिगर गिवन है। इन द फिगर गिवन अबव PQRS is a square. The shaded portion is formed by the intersection of two sectors of circles
with radius equal to the side of the square and center at S and Q। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको बोला गया है कि आपका Q को सेंटर लेके एक रेडियस बनाया गया है। तो ये वाला पार्ट है और जो रेडियस है वो साइड के इक्वल है स्क्वायर की। सिमिलरली S को सेंटर लेके एक और सर्कल बनाया गया है और उन दोनों सर्कल्स के बीच का जो एरिया है अभी आपको वो शेडेड पोर्शन का एरिया प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसमें कोई भी पॉइंट आपका पिक होगा तो उस शेडेड एरिया से पिक होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। सबसे पहले आपको बेसिक्स इस चीज़ के लिए पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। एरिया ऑफ स्क्वेयर इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यहाँ पे सबसे पहले आपको इन दो एरिया का अगर नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। और तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एज्यूम करना है, एज्यूम r इज इक्वल टू 1। आप r की वैल्यू को 1 कंसीडर कीजिए। तो हम सबसे पहले एक Q को सेंटर लेके जो हमने आर्क लगाया है, अभी आपको ये समझना है कि जब भी हम सर्कल बनाते हैं तो ये सर्कल का फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर Q वाला क्या होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि फोर्थ पार्ट है सर्कल का इसलिए उसको 4 से डिवाइड कर दिया। और अगर हमें सेम में ये निकालना है तो कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ स्क्वायर, आपको सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर पता होना चाहिए, ये टोटल कितना है, इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ आर है, ब्रेड्थ आर है, आर की वैल्यू हमने कंसीडर किया 1 इंटू 1 तो 1। तो एरिया ऑफ शेड इज इक्वल टू टोटल माइनस जो हमने इस एरिया का निकाला था, कितना था 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई। ठीक है, तो मैं यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ, एरिया ऑफ शेड बाय Q इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 पाई आर स्क्वायर। अभी हम S को सेंटर लेके बनाएंगे तो आपको ये सर्कल का एरिया और ये रिमेनिंग एरिया, तो हम यहाँ पे शेड वाला एरिया ही निकालेंगे, ये वाला। तो सेम उस केस में भी सेम होगा, एरिया ऑफ शेड बाय S इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो अभी हमने क्या किया कि हमने S से भी एरिया निकाल लिया और Q से भी एरिया निकाल लिया है, ये वाला। अभी आपको ये वाला एरिया भी पता है, तो हम क्या करेंगे,
अभी हम सिर्फ ये वाला एरिया निकालेंगे, सेंटर वाला, क्योंकि क्वेश्चन में ये सेंटर वाला एरिया गिवन है ना, हमें शेडेड रीजन का निकालना। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, टोटल एरिया कितना है स्क्वायर का, स्क्वायर का टोटल एरिया है आपका 1, लेंथ इंटू ब्रेड्थ से हमने निकाला 1 माइनस, अभी हमने एक शेड ये निकाली थी फर्स्ट में, और सेकंड में ये वाली शेड निकाली थी बैक वाली, तो उन दोनों को माइनस करेंगे। 1 माइनस 1/4 पाई आर स्क्वेयर माइनस 1 माइनस 1/4 पाई आर स्क्वेयर, तो दोनों का माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस पाई आर स्क्वेयर बाय 4 माइनस 1 प्लस पाई आर स्क्वेयर बाय 4। तो ये दोनों 1 कट गए, -1 + 1 = 0। तो पाई आर स्क्वेयर बाय 4 प्लस पाई आर स्क्वेयर बाय 4 2 पाई आर स्क्वेयर बाय 4 -1। तो अभी आपके पास बचा है पाई आर स्क्वेयर बाय 2 -1। आर की वैल्यू हमने कितनी कंसिडर की थी 1, तो पाई इंटू में 1 का स्क्वायर बाय 2 इज -1, तो पाई बाय 2 -1, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे हम पाई बाय 2 -1 सी है, तो आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल पी क्यू आर, साइड पी क्यू इज डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, side QR is divided into 6 equal parts, and side PR is divided into 8 equal parts. The length of each subdivided part is in centimeter is an integer. The minimum area of triangle PQR is in centimeter is. तो आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है और उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद ये भी बताया गया है कि द लेंथ ऑफ each subdivided part in centimeter is an integer. Integer is a complete figure. It can be negative, 0 और पॉजिटिव। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर। क्वेश्चन में बोला है कि पी क्यू को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स हो गए ना। देन क्यू आर को 6 इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड पी आर को 8 इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी ये इंटीजर है, जितनी भी साइड्स हैं वो इंटीजर की फॉर्म है। इंटीजर मतलब कंप्लीट फिगर। तो अगर हम मान लेते हैं लेट इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मतलब सारी साइड्स इक्वल है। लेट ईच साइड इज इक्वल टू एक्स, एक्स है तो ये x/4 हो जाएगी आपकी, ये x/6 हो जाएगी, और ये x/8 हो जाएगी, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में। तो यहाँ पे अभी हम सबको सबसे पहले इसका लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, LCM। LCM कैसे निकालेंगे, 4 6 एंड 8 का LCM आपको लेना होगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले 2 से, 2 to the 4 3 2 4 8,
2 1 3 2 again 2 then 3 1 1 1। तो अभी इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 4 2 8 3 24। तो आप सबका LCM इज इक्वल टू 24। इसका मतलब x इज इक्वल टू 20, सॉरी नॉट x, तो अभी हमें लिस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया है हमने, जो कि 24 आया है हमारा। तो अभी क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, द मिनिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। आपको मिनिमम एरिया निकालना था इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 x स्क्वेयर। x हमने अभी फाइंड आउट किया था 24 इज इक्वल टू, तो एरिया कितना होगा आपका √3/4 24 का स्क्वेयर। √3/4 24 का स्क्वायर होता है 576। 4 1 4 4 4 16 4 4 16, तो 144√3 आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस में ऐसा कुछ गिवन है 144√3। तो आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, डी इज 144√3। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आज हमने 10 क्वेश्चंस कवर किए हैं। उस नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और जो मेन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस इसके बाद हैं 55 क्वेश्चंस। पहले 10 क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं और नेक्स्ट 55 क्वेश्चंस गेट सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हर टाइम नोटिफिकेशन आता रहेगा कि हम कब टेस्ट सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि बीच में आपकी कोई वीडियो छूट जाए और आपका टेस्ट सीरीज़ ब्रेक हो जाए। तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।